मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें और आग्रह भी करूंगा और करता रहूंगा कि भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। आप ही लोगों की कुंडलियां हैं, मैं लाइव में या कमेंट्स में जिसका देखता हूं कि कुंडली लोगों का मार्गदर्शन करेगी तो उसका मैं वीडियो बना देता हूं। और फिर दूसरी बात, लाइव में इनमें जब आपके प्रश्न होते हैं तो जवाब तो दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान तो फिर वीडियो में ही मिलता है या स्पष्ट हो जाता है तो फिर हम कमेंट्स में ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे कर्ज की। कर्ज क्या है? एक तरफ हानि है तो दूसरा कर्ज है। भाई, आवश्यकताओं पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कुछ कभी कर्ज तो अपने ऐश और आराम के लिए भी लेना पड़ता है, मोटर गाड़ी है, मकान है, उनके लेना पड़ता है। कभी बीमारी के लिए भी कर्ज लेना पड़ जाता है और कभी कभी जातक को साधारण एक काम के लिए भी कर्ज लेना पड़ जाता है। क्यों? आमदनी कमजोर और खर्चा अधिक। जब आमदनी कमजोर होती है, खर्चा ज्यादा होता है तो कर्ज का वातावरण बनता है। तो मैं कुछ योग पहले आपको धन हानि के बताऊंगा। अब भाई धन हानि किस तरह से होती है और फिर कुछ कर्ज के। मेरा अपना कुछ नहीं है, ये विद्वानों के हैं, सिर्फ मैंने कलेक्शन किए हुए हैं। मैं अपनी इस पर मोहर नहीं लगाना चाहता। आपको अगर कैसा लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ज्योतिष में ऐसा ही है, उन्होंने शास्त्र में देखा, किसी ने बताया, किसी ने कुछ बताया, कहीं से कलेक्शन किया, कहीं किसी को प्रैक्टिकल में भी देखा होता है, तो कहीं बुकों में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ कलेक्शन है, पता लगेगा आप लोग कि ऐसा है या नहीं है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। धन हानि, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव धन का है तो एकादश भाव आमदनी का, कर्म का भाव और नव भाव है। और ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। ये मुख्य बिंदु है। ये खर्च का भाव है, आमदनी का भाव है, भाग्य का भाव है, कर्म का भाव है, धन द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और ये रोग शत्रु ऋण का भाव है। भाग्य भाव का स्वामी, ये कोई भी लग्न कुंडली हो, ये है भाग्य भाव का स्वामी। छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो धन धीरे धीरे चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अपने भाग में लिखा के लेके आया। दूसरा, कोई भी लगन हो, अगर यहां द्वितीय भाव में सूर्य है तो पैतृक संपत्ति मिलने में बड़ी परेशानी आती है, नहीं मिलती है। और फिर एक और बात है ना, जितने भी ग्रह है ना दर्शकों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पीड़ित होता ही है। 100% प्रभाव किसको मिलेगा? जिसका कि पीड़ित नहीं होगा बलवान होगा। पीड़ित होता है तो किसी को 70% मिलता है, वो किसी को ज्यादा पीड़ित हो तो वो भी नहीं मिलता। दशाओं के ऊपर भी है। तो कोई भी लगन हो, या अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो तो पैतृक संपत्ति परेशानी आती है। धन भाव और द्वितीय भाव और द्वादश भाव का स्वामी का राशि परिवर्तन योग हो, यानी द्वितीय भाव का स्वामी यहां हो, यहां का स्वामी यहां हो, तो भी धन हानि हो जाती है, टिकता नहीं। कोई भी लगन हो, धन भाव ये दूसरा भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो धन हानि होती है। दूसरे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो भी धन की हानि होती है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च राशि का हो तो भी धन हानि होती है, तो भी धन हानि होती है। 12वें भाव में शनि ग्रह हो तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ती है तो भी धन हानि होती है। वक्री हो तो कहते हैं दूसरे से मांगने पर भी मजबूर कर देता है। चंद्रमा द्वितीय भाव में, चंद्रमा भी द्वितीय भाव में हो तो वो भी धन में कमजोरी लाता है, वो भी धन के लिए शुभ नहीं माना जाता। चाहे उच्च राशि का हो चाहे साधारण हो, वो भी क्यों, धन है ना, मन है ना, वो कहीं ना कहीं तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर होती है, बीमारी का भाव है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं धन की हानि होती है।
12वें भाव का स्वामी कहीं पर भी हो, 12वें भाव का स्वामी कहीं पर भी उच्च राशि में हो तो भी धन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है। द्वितीय भाव में कर्क राशि हो, उच्च राशि का चंद्रमा, यहां पर मैंने बता दिया चंद्रमा भी हानि करता है। अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव में शनि राहु केतु गुरु, यहां पर अष्टम भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो तो भी हानि होती है। क्योंकि अष्टम भाव से शनि की भी यहां पर दृष्टि होती है और गुरु की भी होती है, राहु की भी होती है, केतु की भी होती है। राहु केतु और गुरु की तो यहां भी होगी, यहां भी होगी, तो धन की हानि करेगा अष्टम भाव में। अब कर्ज, ये कुछ बिंदु है जो मेरे कलेक्शन किए हुए हैं, ज्योतिष के विद्वानों के हैं। आपके कुंडली में कहां कहीं पूर्ण है तो बताना, ताकि पता लगे भाई ये योग भी कहीं फलीभूत है या नहीं। कुछ किताबों को है, कुछ विद्वानों के हैं। कर्ज, द्वितीय भाव धन का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है। द्वितीय भाव और एकादश भाव और छठे भाव, इनकी स्थिति पर विचार करना चाहिए, क्यों छठा भाव रोग का भी है, धन का है, आमदनी का भी है। ये तीन भाव महत्वपूर्ण है। एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी क्यों खर्च का भाव है। एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी की युति कहीं पर भी हो और छठे भाव का देखे तो भी धन हानि हो। छठे भाव का स्वामी और 11 भाव का स्वामी की युति कहीं भी हो तो 12वें भाव और द्वितीय 12वें भाव में हो, यानी क्या छठे भाव का स्वामी 11वें भाव की युति कहीं पर भी हो और धन भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और लग्नेश कमजोर हो तो भी धन की हानि होगी। द्वितीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी की दृष्टि एकादश के स्वामी पर हो या 12वें भाव में हो, ये दोनों, यानी ये तीन ग्रह और चार, द्वितीय भाव, छठा भाव, एकादश और 12वां भाव, ये चार ग्रह खर्चे के हैं। उल्टे सीधे होंगे तो उल्टा सीधा खर्च होगा, योग बन जाएगा। 12वें भाव में 12वें भाव का स्वामी बलवान हो, यानी 12वें भाव खर्च का भाव है, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 12वें भाव का स्वामी बलवान हो तो सुख सुविधा के लिए खर्च लिया जाता है। 12वें भाव का स्वामी कहीं बलवान हो तो सुख सुविधा के लिए खर्च करेगा, क्यों? और 11वें भाव पीड़ित हो तो बीमारी के लिए कर्जा लेगा, तो बीमारी के लिए कर्जा लेगा अगर ये 11वां भाव पीड़ित है तो। छठे भाव में मंगल हो या मंगल छठे भाव को देखे तो कभी कर्ज ना ले। शास्त्र बताता है लेकिन भाई लेना पड़ता है, क्या करेगा? आदमी परेशान है, दवाई चाहिए कई बीमारी के लिए या उसके लिए लेना पड़ता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है छठे भाव में मंगल हो या मंगल छठे भाव को देखे तो कभी कर्ज ना ले। छठे भाव का स्वामी लगन में हो तो कर्ज ना ले, लेना पड़ता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है भाई आप जैसा मानो मान लेना। कमजोर मंगल का संबंध अगर छठे भाव से हो तो भी कर्ज ना ले, ये दिक्कत की बात आ जाती है, उसमें परेशानी। अभी संबंधित कुंडली आई है, अब वो बेचारा बहुत परेशान है, डेबिट से इतना खर्चा हो गया, डेबिट का मतलब है खर्चा ज्यादा और आमदनी कम। तो देखें अब जातक की कुंडली में क्या योग इसमें से लगता है। धनहानि को, फिर कर्ज की परेशानी, जीवन में संघर्ष। जातक का जन्म 4 फरवरी 1971 शुक्ल पक्ष 10 रोहिणी चरण एक गुरुवार को हुआ 10:40 पर सुबह। रोहिणी चरण, रोहिणी नक्षत्र की योनि पितृ सर्प योनि है। पूर्व जन्म में ऐसा शास्त्र बताता है कि पूर्व जन्म में सब दस्ते से इसकी मृत्यु हो गई थी, तो जीवन में संघर्ष वैसे ही होगा, काल से दोष निवारण कर लेना चाहिए। जन्म के समय मेष लगन हुआ 3 डिग्री है और वहीं पर नीच राशि का शनि 22 डिग्री लेकर के है। द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि का 11-16 के है और पंचम भाव में केतु 0-0-41 लेकर के है। अष्टम भाव में गुरु भाग्य भाव का स्वामी गुरु 9-42 और मंगल लग्नेश मंगल अपनी राशि में 14-10 लेकर के है। दसम भाव में बुध 1 डिग्री 11 मिनट लेकर के, सूर्य 21-16 लेकर के। एकादश भाव में राहु की 0-41 डिग्री लेकर। ये कैसे विश्व नवास में देखते हैं तो लगन इसका विश्व नवास में आ गया, यहां पर भी फर्क पड़ गया कि लगन विश्व नवास में आ गया। पुष्कर नवास में गुरु और शनि है। अब कुंडली में गुरु और शनि जो प्रभाव देंगे
पुष्कर नवास का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो ग्रह को बलवान करता है। अगर कुंडली में वो कारक ग्रह है तो उसको बलवान करेगा, अकारक है तो अपनी अकारता में वो अशुभ देने में बलवान हो जाएगा। साधारण तौर पर यह बात है। उसका निचोड़ 5-6 पॉइंट ऐसे घुमा फिरा करके निचोड़ तो यही है, वो बली हो जाता है। जन्म नक्षत्र रोहिणी है, 22वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है, स्वामी गुरु विनाशकारी बनते हैं, लेकिन कम देगा क्योंकि गुरु और मंगल की भी युति है। यहां पर मंगल लग्नेश है और अष्टमेश भी है और गुरु भाग्येश है, लेकिन ये युति अष्टम भाव में आ गई। अष्टम भाव में आ गई। गुरु द्वादश भाव का भी स्वामी है। अब गुरु अपना जो प्रभाव है मंगल को देगा, आध्यात्मिक है, लग्नेश को देगा, आध्यात्मिक बताएगा, धार्मिक बनाएगा, जो भी है तो युति बन रही है। और गुरु पुष्कर नवास में है, बलवान है। लेकिन छठे भाव में गुरु है और मंगल भी साथ में आ गया, और गुरु अकेला 9 भाव का स्वामी नहीं है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। और द्वादश भाव का स्वामी जब गुरु यहां पर आ गया, मैंने आपको बताया अष्टम भाव में शनि राहु केतु गुरु, तो गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर जा रही है और सप्तम दृष्टि यहां पर जा रही है और नवम दृष्टि यहां पर जा रही है। तो गुरु द्वादश भाव बलवान है। गुरु द्वादश भाव बलवान है। मैंने आपको बताया बलवान होगा तो सुख सुविधा के लिए कर्ज लेगा। द्वादश भाव बलवान है और शुक्र की उच्च दृष्टि यहां पर घरेलू सुखों पर है, तो कर्ज लेकर के घरेलू सुखों का भी वातावरण बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन की हानि होगी, ये भी दो राय। दूसरा, दर्शकों, लग्नेश भाग्येश हो गया। भाग्येश अगर जब आ गया, कोई भी लगन हो, भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो धन धीरे धीरे चला जाता है। तो भाग्य का स्वामी भी गुरु हो गया, वो भी धन धीरे, और गुरु भाग्य का स्वामी भी हो गया, द्वादश भाव का भी समय हो गया, और मंगल को भी साथ ले लिया। अब मंगल को भी अपने गुणों से प्रभावित करेगा, आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, सारी बातें बनाएगा, तो खर्चीला भी बनाएगा। खर्च भी तो यही करेंगे, खर्च अधिक हो गया। अब एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, 11वां भाव पीड़ित हो, 11वें भाव में राहु है और मंगल की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 पीड़ित है, शत्रु की राशि है, तो बीमारी के लिए भी कर्ज लेगा। ये बात हुई। अब शनि लगन में नीच राशि है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि नीच राशि में शनि चाहे नवास में हो और या लगन कुंडली में हो, संघर्ष की कुंडली है, संघर्ष आपको भोगना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, पितृदोष। अब शास्त्र एक चीज और भी कहता है, लग्न अगर शनि जो ग्रह यहां नीच का है, नवास में उच्च का है, तो उच्च के फल देगा। इसमें बड़ा संशय वाली बात है। एक तो हमारा ज्योतिष भी ऐसा है कि 18 पुराण लगे, उसमें कहीं ना कहीं से कोई किसी का एंगल कहीं जाता है, कहीं जाता है। लेकिन हमने भी यही सीखा है कि भाई जो ग्रह अगर लगन कुंडली में नीच का हो, नवास में अगर उच्च का हो जाता है तो उच्च का फल देगा। मानते हैं उनकी बात, उच्च का फल देगा। अगर तो यहां शनि मेष लगन में क्या उच्च का फल देगा, और शनि की दशा आ रही है 21 से परेशान है जाता है, तो मैं नहीं समझता यहां देगा। और पुष्कर नवास में है। अब शनि का क्या काम है? शनि का काम है अगर पुष्कर नवास में अपने आप को बलिष्ठ करना, बलिष्ठ कर देगा। मान लिया 10वें भाव को बलिष्ठ कर देगा, 11वें भाव को बलिष्ठ कर देगा, तो लेकिन नीच का उच्च का, तो यहां अगर धन दे देगा तो धन की परेशानी क्यों हो रही है? अगर एकादश भाव का स्वामी उच्च राशि का लगन में हो तो जातक तो धनवान हो जाएगा, लेकिन क्यों धन की परेशानी हो रही है? तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ये ऐसी रहती है, हमको समझौते से लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि शनि की दशम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। कोई भी ग्रह अपनी राशि को हानि नहीं देता। शनि दशम भाव को भी देख रहा है, लेकिन सूर्य को भी देख रहा है, सूर्य को पीड़ित हो रहा है। प्रबल पितृदोष है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर हम शनि को नीच राशि मानते हैं, नीच में मानते हैं, तो जिस गांव का स्वामी है, उसके जिस ग्रह का स्वामी है, तो दशम भाव के कर्म में भी परेशानी डालेगा और आमदनी में भी परेशानी डालेगा। नीच ग्रह का यही संबंध है। कोई भी नीच ग्रह है आपका और वो किन भावों का स्वामी है, उनसे संबंधित हानि होगी, उनसे सुख नहीं होगा। और नीच
शनि शनि तो नीच राशि में आ गया, तो प्रतिष्ठा प्रजा तो वैसे ही चलेगी, मानसिक बल वैसे ही कमजोर हो गया। तो यहां अब बोले उच्च का आ जाओ तो भी बात नहीं, उच्च का यहां जाएगा तो यहां नीच का रहेगा, तो ये आमने सामने भी तो डामाडोल है। अब नवास में देखते हैं तो शनि राहु के साथ आ गया, शापित योग बन गया, स्पष्ट स्थिति क्लियर हो गई, नीच और उच्च का झंझट ही खत्म हो गया। जब शनि राहु का शापित योग यहां पर आ गया, लगन कुंडली छोड़ करके यहां पर आ गया, शनि राहु का शापित योग ये इस तरह से आ गया, तो भूमिका और अलग हो गई। यहां पर सप्तम भाव में शनि राहु का हो गया, और ये नवास के लगन को पीड़ित, चंद्रमा को पीड़ित, ये सारी पीड़ित चलेगी। और शनि राहु का शापित योग कैसा है, 7 पीढ़ी तक चलता है, 7 पीढ़ी चलता है। अब पीढ़ियों में जो उनके वंशज है कितने शीलवान होंगे, कितने समझदार होंगे, अच्छे योग लेके आए होंगे, फिर भी उनको कमी रहेगी, उनको कमी रहेगी, विपत्तियां रहेगी, साधारण ही जीवन जीना पड़ेगा, दरिद्रता रहेगी, और विवाह के सुख में भी परेशानी आएगी, और संतान भी जो है योग कारक नहीं होगी शापित योग से। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई कुंडली के अलावा षड्वर्ग पूरक अब उसको देखना चाहिए कहां पर पीड़ा। यहां पर शनि पीड़ित हो गया, तो कोई उच्च नीच का तो झंझट ही खत्म कर दो, सारा धन की हानि हो गई। और फिर मंगल चतुर्दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। मैंने आपको बताया कि एकादश भाव पीड़ित हो बीमारी के लिए कर्ज लेगा, एकादश भाव जातक की कुंडली पीड़ित है बीमारी के लिए कर्ज होगा। अब इसमें 2 जगह कर्ज स्पष्ट आ गया, बीमारी के लिए भी कर्ज आ गया, सुख सुविधा के लिए गया। भाई सुख सुविधा के लिए दुनिया लेती है और ईएमआई भी भरती है, लेकिन यहां पर आमदनी कमजोर होने का मतलब यह रह गया कि मंगल कामयाब हो गए आमदनी कमजोर रहने में, एकादश भाव को पीड़ित करने में आमदनी कमजोर हो गई, और शनि अपने दोनों भावों का फल पूरा नहीं दे रहे हैं। अगर पुष्कर नवास में आ गए तो आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए, और 10वें भाव के कर्म भी अच्छे होने चाहिए, आमदनी अच्छी हो गई तो जातक परेशानी क्यों हो रहा है, तो देर इज समझी ना, तो परेशानी है इसमें, फिर यहां से खत्म हो गया है कि शापित कुंडली बन गई है। और गुरु पुष्कर नवास में आ गया है। अब गुरु पुष्कर नवास में आ गया तो जैसा सिद्धांत है, गुरु आध्यात्मिक है, नैतिक कर्म करने वाला है, सब कुछ है, और लगन के साथ है, तो लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, वो आध्यात्मिक करवाएगा, उससे भगवान को मानेगा, सारी चीज ठीक है। लेकिन मान लिया भाग्य भाव को प्रबल कर देगा, तो अपनी राशियों को प्रबल करेगा। जब भाग्य भाव को प्रबल करेगा तो द्वादश भाव को भी प्रबल करेगा, खर्चा करेगा। भाई द्वादश भाव में भी तो गुरुदेव की राशि है, एक तरफ भाग्य भाव को भी उठाएगा पुष्कर में आकर के, तो खर्चा भी बलवानी करेगा, तो पैसा कहां रुकेगा, तो डेबिट ही रहेगा। क्यों आए, क्यों आए, पूर्व जन्म के कर्मों से शापित योग में गया, शापित हो गया, सूर्य पर शनि का प्रभाव हो गया, एकादश भाव पीढ़ी और लगने भाग्य से अष्टम भाव में हो गए, भाग की हानि होगी, भाग का साथ नहीं मिलता, ये सारी चीजें हो गई। ये और चंद्रमा और मंगल की ये सप्तम योग, ये भी अच्छा योग नहीं है। उच्च राशि में चंद्रमा हो और मंगल बलवान है यहां पर, और उसको मंगल देखे, सामाजिक दृष्टि से ही अच्छा योग नहीं आता है, ठीक है, ये भी अशुभ योग बन गया। तो और फिर मंगल इसको देख रहा है भाई, तो भाई खर्चा करेगा। तो कहने का मतलब खर्चा अधिक है, अव्यवस्थित है ग्रह, पूर्व जन्म का अशुभ प्रभाव है। शनि ने राहु को भी पीड़ित कर, शनि ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, मंगल एकादश भाव को पीड़ित कर दिया, और ये दोनों मंगल और गुरु यहां पर आ गए। और मंगल और गुरु कहीं और अच्छी जगह होते तो जातक तो उठ जाता, आईएएस अधिकारी बन जाता, लेकिन नहीं, जैसे कर्म है वैसे फल मिलेगा। तो दर्शकों, इसमें जातक को पितृ दोष निवारण करना चाहिए, पितृ दोष निवारण करके और लग्नेश का रत्न यहां धारण करे, और गुरु का रत्न भी यहां धारण करे, और चंद्रमा का रत्न भी यहां धारण करे, 3 रत्न यहां धारण करें। आपको चंद्रमा अच्छा है, इसके लिए खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि वो योग बन जाएगा, गज केसरी योग भी आ जाएगा। 3 रत्न धारण कर ले, मंगल गुरु चंद्रमा का, लेकिन पितृ दोष निवारण करने के बाद और कोई दूसरा चारा नहीं है। आप कितना भी जप कर लो, कितना भी योग कर लो, जब तक इसका पितृदोष, ये कर्म क्यों आए,
उसका प्राश्चित नहीं होगा। मैं इसलिए तो बोलता हूं, मेरे जो है ग्रह मेरा उपाय साधारण नहीं है, क्योंकि हम जो लेके आए हैं, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया, हम उसका भगवान विष्णु भगवान, ये जितनी भी पितृदोष पूजा है उसमें विष्णु भगवान ही तो हाजिर रहते हैं, और भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, और कौन रहते हैं? उन्होंने साथ में थोड़ा सा कर, तो उनके सामने हम एक अपील करते हैं। जैसे हम कोई अपराधी हो जाते हैं, कोर्ट में जज के सामने अपील होती है, तो ये जो पितृदोष पूजाएं भी उन भगवानों के सामने अपील है भाई। माने उनकी मर्जी, आपके कैसे कर्म थे, ना माने उनकी मर्जी। कोई भी ज्योतिष आचार्य पंडित जी तो आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। अब उसके बस की बात होती तो सारी दुनिया का घर धन अपने पास ही ले लेता। वो देने वाला तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ कर्म करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।